ट्रांसलेशनल एसएचएम या लीनियर एसएचएम के हमने वेरियस एग्जांपल्स किए लास्ट क्लास में। नेक्स्ट हमें कुछ एग्जांपल्स करने हैं एंगुलर एसएचएम, जहां हम टॉर्क रिस्टोरिंग चेक करेंगे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है या नहीं है, और अगर वो केस ऑफ एसएचएम हुआ तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन सी, ये भी डिस्कस किया था। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सी जो है वो स्प्रिंग फैक्टर या टॉर्शनल कांस्टेंट। तो एक एग्जांपल देखिए जिसमें ये एक एक्सिस जिसके अबाउट ये एक रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, एक वर्टिकल वॉल, उस पर एक हिंज जिसमें एक्सिस वर्टिकल है एंड रॉड इज फ्री टू रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एक रॉड है, एक वॉल पर हिंज, एक्सिस वर्टिकल, रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही, जैसे ये रॉड है तो इस साइड में एक वॉल के साथ यहाँ एक स्प्रिंग अटैच कर दीजिए आप। जैसे यहाँ ये एक स्प्रिंग, स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K, तो इस रॉड का एक एंड स्प्रिंग के साथ है, तो इस रॉड को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो ये इस तरह से ऑसिलेट होने लगती है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द एक्सिस। तो रॉड के लिए ये एंगुलर मोशन हो रहा है, एंगुलर ऑसिलेशन हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर है। सो व्हेन दिस एंड मीन्स व्हेन दिस रॉड, अब यहाँ हमें ना थीटा के टर्म्स में बात करनी है। इस रॉड को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा जब एक्सिस के अबाउट दिया जाता है लाइक दिस, ये थीटा इस तरफ हमने इसको डिस्प्लेस किया, सो थीटा इज स्मॉल, जिससे ये स्मॉल डिस्टेंस x, एक तरह से स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ x, तो x अपॉन l ये है थीटा, और ये x है l थीटा। तो यहाँ पर एक फोर्स आएगी kx, और kx फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, आई एम सॉरी आर्म कह सकते हैं ना, फोर्स आर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज दैट, l। तो kx इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस l फ्रॉम द एक्सिस इज द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस, जो कि इस रॉड को वापस मीन पोजीशन की तरफ पुश कर रही है। तो kx इनटू l इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, एंड फॉर स्मॉल थीटा ओनली यू कैन से कि x अपॉन l इज थीटा। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का ही केस है, ये हमें दिया हुआ। यहाँ x पुट करेंगे तो k l स्क्वायर थीटा आएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज k l स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज m l स्क्वायर बाय 3। एक रॉड के लिए एक्सिस एंड से पास करती है और परपेंडिकुलर टू लेंथ है, तो m l स्क्वायर बाय 3। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई I अपॉन c। नाउ I इज m l स्क्वायर बाय 3 और c सॉल्व होता है k l स्क्वायर। तो ये t है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 3k। ठीक है, तो ऐसे कोई भी केस हमें बना करके दिया जाता है और हमें एट एनी
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जो टॉर्क होंगे जो रिस्टोर कराएंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो हमें कैलकुलेट करना और फिर टॉर्क सी थीटा और इससे सबसे सॉल्व होना है। सेम ऐसा ही एक और एग्जांपल देख लीजिए जिसमें एक रॉड सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस, एक रॉड एक्सिस वर्टिकल सेंटर से पास हो रही है और इसके अबाउट इस तरह से ये रोटेट होने के लिए फ्री है, लेकिन एंड्स पर यहाँ एक स्प्रिंग है, ऐसे यहाँ रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल, ये केस वही है। ये पूरा अरेंजमेंट ना एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये रॉड हॉरिजॉन्टल, ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल, ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने इस रॉड को इस पोजीशन से स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब देना है तो छोड़ने पर इसने इस तरह से ऑसिलेट होना है। तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल। तो यहाँ व्हेन this rod is given an angular displacement theta like this, तो ये यहाँ पर x और ये यहाँ पर x, जिससे ये फोर्स kx और ये फोर्स यहाँ kx और kx इंटू एल बाय 2, इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क जो रिस्टोर करा रहा है, ऐसे यहाँ से ये फोर्स का भी टॉर्क है, प्लस kx एल बाय 2, तो ये है रिस्टोरिंग टॉर्क। और x और थीटा का क्या रिलेशन, ये एल बाय 2 है, x अपॉन एल बाय 2 इज थीटा, यानी x जो है वो L थीटा बाय 2 है। तो यहाँ KXL इज टॉर्क रिस्टोरिंग, X इज L बाय 2 थीटा, सो KL स्क्वायर बाय 2 थीटा एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क रिस्टोरिंग। और ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। व्हाट इज आई? एक्सिस सेंटर से पास कर रही है तो रॉड के लिए आई है ml स्क्वायर बाय 12, तो t इज 2 पाई ml स्क्वायर बाय 12 और c है k l स्क्वायर बाय 2। तो ये m एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाय 6k ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सॉल्व होगा। एंगुलर ऑसिलेशंस का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कोई पेंडुलम। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, शेप कुछ भी हो सकती है। देखो सिंपल पेंडुलम एक अलग चीज़ है। व्हेन वी से पेंडुलम मीन्स एनीथिंग विच इज सस्पेंडेड, एनी शेप। जनरली उसको फिजिक्स में ना फिजिकल पेंडुलम वर्ड यूज करते हैं। फिजिकल पेंडुलम मीन्स कोई भी चीज़ सस्पेंडेड। जैसे मैं एक इस एक्सिस पर ये कोई ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है, तो ये वर्टिकल लाइन
वर्टिकल लाइन पर ही कहीं इस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट जहां वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट होता है। तो mg फोर्स इस पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन है उसी से पास करेगी, तो इस पॉइंट के अबाउट mg फोर्स का टॉर्क 0 होगा। सो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस सस्पेंडेड बॉडी पर दो ही फोर्सेस एक्टिंग हैं, एक इसका खुद का वेट और एक यहाँ से कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स तो एक्सिस पर ही एक्ट हो रही है, सो कांटेक्ट फोर्स का यहाँ इसके अबाउट कोई टॉर्क है ही नहीं। तो एक ही फोर्स है जो टॉर्क दे सकती है और वो है mg। बट इस सिचुएशन में जब mg फोर्स इस लाइन से ही पास करती है, एक्सिस से ही पास करती है, तो mg का भी टॉर्क 0 है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन से जैसे ही आपने इसको कुछ वर्टिकल प्लेन में इस तरह से डिस्प्लेस किया, ये थीटा, तो mg सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट होने वाली फोर्स mg, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, लेट अस से d इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो उस d परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg फोर्स का एक्सिस से ये है, जो इस d की टर्म्स में बनेगा d साइन थीटा। सो एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, torque restoring is mg into d sin theta। सो रिजल्ट ये है कि ऑसिलेशन SHM नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क रिस्टोरिंग में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा आ रहा है। फॉर ऑसिलेशन टू बी SHM, टॉर्क रिस्टोरिंग हैज़ टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ओनली। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट है कि अगर थीटा स्मॉल है, जैसे 4-5 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री के अंदर अंदर अगर बात रहती है, तो साइन थीटा एंड थीटा आर ऑलमोस्ट सेम। तो स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए उतना स्मॉल कि साइन थीटा को थीटा माना जा सके, ये ऑसिलेशंस SHM होंगे। बाकी आप थीटा कितना भी 30 डिग्री ले जाके छोड़ दो, तो 30 डिग्री एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन हो रहा है, तो ऑसिलेशन तो है, बट उस ऑसिलेशन को हम SHM नहीं बोल पाएंगे। SHM होने के लिए इसका एम्पलीट्यूड जो है वो स्मॉल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 डिग्री एम्पलीट्यूड है तो वो SHM काउंट हो जाएगा। सो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा, तो टॉर्क रिस्टोरिंग mg d थीटा है। तो एक जनरल सा फॉर्मूला आप समझ लें, ये हमें याद रखना है। कोई भी पेंडुलम, अब जैसे यहाँ कोई रॉड कह सकते थे, यहाँ कोई रिंग कह सकते थे, डिस्क कह सकते थे, ऐसी ही बॉडीज़ हमें दी जाती हैं जिनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम इजीली सॉल्व मतलब कर लेते हैं, या जो हमने रोटेशन मोशन टॉपिक में डिस्कस किए हुए स्टैंडर्ड केसेस, वैसे ही केस यहाँ दे दिए जाते हैं कि एक कोई रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल सस्पेंडेड है, उसके ऑसिलेशन फॉर स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड्स जो है वो क्या टाइम पीरियड होगा। रॉड की जगह मान लो ऐसा कह दिया जाए कि एक रिंग है और रिंग में एक पॉइंट पे हमने उसको सस्पेंड कर दिया,
डिस्क है और एज पर एक पॉइंट पर सस्पेंड कर दिया, ठीक है, तो कोई भी केस हो, जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है, पहली बात तो ये कि ऑसिलेशंस ऑफ एनी पेंडुलम will be considered harmonic. हार्मोनिक का मतलब SHM, हार्मोनिक when angular amplitude is small. When angular amplitude is small. और time period of oscillation and time period of oscillation t is 2 pi I upon mgd. अब इस जनरल फॉर्मूले में हमें तो पता ही नहीं है ना बॉडी क्या है, सो आई वी डोंट नो, वो आई जो होगा वो पुट हो जाएगा. एंड व्हाट इज डी, यहाँ दो बातें आप ध्यान रखेंगे. ये पेंडुलम के ऑसिलेशन के केस को हमें याद रखना है एज रिजल्ट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आना है तो हम इतना पूरा सारा टाइम वहाँ नहीं है करने के लिए. आई इज़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पहला एग्जांपल ऐसा ही ले लेते हैं, जिसमें एक थिन रॉड of mass m, length l. इस वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेशन, टाइम पीरियड. तो एक थिन रॉड, यूनिफॉर्म डेंसिटी की रॉड गिवन रहती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आनी है, ज्योमेट्रिक सेंटर. तो जो वैल्यू ऑफ डी हमारे पास है वो क्या होनी है, वो L/2 होनी. एंड व्हाट इज आई इस एक्सिस के अबाउट, इट इज ml²/3. तो फॉर दिस केस ऑफ रॉड D इज L/2 एंड I इज ml²/3. तो यहाँ से ये T 2 पाई ml²/3 mg d इज L/2. m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, तो 2 पाई √2l अपॉन 3g. ठीक है. सेकेंड एग्जांपल देख सकते हैं, ring of mass m, radius r. Ring. तो इस रिंग को इस तरह से सस्पेंड किया हुआ, तो इस तरह से ये ऑसिलेट होना है. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास, व्हेन जी इज यूनिफॉर्म, सेंटर ऑफ मास रिंग का क्या है, ज्योमेट्रिक सेंटर. तो D की वैल्यू है R. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट एक तरह से रोटेशन हो रहा है वो आई देखना. अब हमारे पास यहाँ सेंटर से पास होने वाली एक्सिस को IC बोलते हैं, वो है mr² फॉर रिंग, बट हमारी एक्सिस ये है.
तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से एम आर स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, और एक्स क्या है, इक्वल टू आर ही है। तो आपके पास जो d है वो इक्वल टू r है, और i इट इज आई सी एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये i है 2mr स्क्वायर। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई i अपॉन एम जी डी। d क्या है, d इज r, तो ये t इज 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g। 2 पाई अंडर रूट r बाय g। और अगर एक रिंग की जगह मान लो एक केस दिया जाए कि ये कोई डिस्क है, डिस्क, तो डिस्क आपके पास इस तरह से केस होगा। तो सारी बात सेम, अभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन डिस्टेंस आ रही है, तो डी तो आ रही है, बट आई में आई सी इज नाउ एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम एक्स स्क्वायर, एक्स आ रही है, तो ये आई आपके पास 3 बाय 2 एम आर स्क्वायर है। तो यहाँ आई पुट करें 3 एम आर स्क्वायर बाय 2 और एम जी आर, तो ये 3r अपॉन 2g है, 3r अपॉन 2g। और इसी पेंडुलम के केस से ही हमें जो मोस्ट कॉमन केस है विच इज सिंपल पेंडुलम। नाउ व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम is a small spherical bob suspended by a thread of negligible mass। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मासलेस थ्रेड है और ये बॉब। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जो डी है, डी को यहां एल बोल देते हैं, यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम। एल लेंथ ऑफ पेंडुलम, डी इज एल। तो यहां mg फोर्स एक्ट होनी है सेंटर पर। एक बात समझें, ये L वर्ड यूज हो रहा है, कॉमनली हमें ऐसा लगने लगता है कि L इज द लेंथ ऑफ थ्रेड। थ्रेड तो ना एज तक है, वो बात अलग है कि हमारा ये बॉब वेरी स्मॉल साइज हम ले रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट वो सेम ही होता है। बट आपने समझना है कि एक्चुअली हमें चाहिए था डी। डी क्या है हमारे फॉर्मूले में? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का डिस्टेंस, और हम उस डी को एल ले रहे हैं। तो इस बॉब का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है, उस सेंटर का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस इज एल। ठीक है, और आई ये तो मासलेस है, तो बचा सिर्फ ये पार्टिकल। तो पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस है एल, तो आई हो गया एम एल स्क्वायर। तो आई है एम एल स्क्वायर। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई, आई इज एम एल स्क्वायर एंड दिस इज एम जी एल, सो इट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी।
टाइम पीरियड इज़ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये मोस्ट कॉमन केस, और इसमें ध्यान रखना है कि L का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का डिस्टेंस। जैसे कॉमन ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि वो स्फेरिकल जो हमने बॉब की बात की, वो बॉब सॉलिड है या हॉलो है, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो सेंटर है उसका डिस्टेंस L लेना है। बट समटाइम क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि वो जो बॉब है वो हॉलो है, लेकिन वो पार्शली फिल्ड है विद सम, कभी सैंड बोलते हैं, कभी लिक्विड बोलते हैं। तो अगर ये कंप्लीट सॉलिड है, मतलब चाहे ये हॉलो हो, अंदर कंप्लीटली फिल्ड बाय सैंड या लिक्विड हो, तो भी इस अरेंजमेंट का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन अगर ये पार्शली फिल्ड है, जैसे मान लो लोअर हाफ फिल्ड है, तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिक सेंटर से बिलो हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बिलो हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि पहले वो कंप्लीटली फिल्ड विद सैंड था, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T1 था। फिर उसमें से कुछ सैंड हमने निकाल दी, कुछ सैंड रहने दी। अब टाइम पीरियड क्या होगा? तो जैसे ही वो पार्शियली फिल्ड होगा, तो पार्शियल फिल्ड में नीचे वाला पार्ट फिल होना ना, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया। जैसे आप देख लें फिगर में, ये एक स्फीयर, ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो आपके पास ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर ये शेल इतना ही खाली फिल्ड है, ये पार्ट खाली हो गया, तो अब जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ बिलो हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में मास है। तो इस केस में जो डिस्टेंस L था वो बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। हाँ, कंप्लीट फिल्ड है या हॉलो है? कंप्लीटली हॉलो है तो सेंटर ही होना है, तो L ही होना है। अगर कहा जाए कि पहले कंप्लीटली फिल्ड विद सैंड था, तो टाइम पीरियड T1 था, और फिर हमने पूरी सैंड को निकाल दिया, उसको खाली कर दिया, अब टाइम पीरियड T2 है, देन कंपेयर T1 एंड T2, तो आंसर होगा कि T1 इज इक्वल टू T2। बट अगर वो पहले फिल्ड विद सैंड था और हमने उसका कुछ पार्ट सैंड निकाल दिया, कुछ पार्ट छोड़ दिया, तो एक तरह से हमने लेंथ बढ़ा दी, तो आपका टाइम पीरियड T2 विल बी मोर देन T1। तो इस बात को समझना है। ये आपके पास मोस्ट कॉमन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, 2 पाई रूट L बाई जी। और यहां ये भी समझें, एक ऐसे ही टर्म है, उसको बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। पेंडुलम कोई भी हो सकता है फिजिकल, बट इफ वी से इट इज ए सेकेंड्स पेंडुलम, तो इसको बोलते हैं कि एक ये ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है। किसी भी क्लॉक में जो पेंडुलम बेस्ड क्लॉक्स रहती हैं, वॉल क्लॉक्स, उनमें जो पेंडुलम यूज़ होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो उसमें वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम जाना, जो ये मूवमेंट है, ये एज 1 सेकेंड काउंट कराना होता है। मीन्स जो पेंडुलम वहाँ यूज़ हो रहा है, दैट पेंडुलम हैज़ ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स, बिकॉज इस एक्सट्रीम से यहाँ जाना 1 सेकेंड, फिर वापस आना 1 सेकेंड, तो ऑसिलेशन पूरा होगा। तो व्हाट इज सेकेंड्स पेंडुलम? ये जस्ट एज फैक्ट आप समझ के रखें। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक सिंपल पेंडुलम को एज सेकेंड्स पेंडुलम यूज़ करना है, तो बताइए क्या लेंथ रखें। तो इसका मतलब ये है कि आपने उस सिंपल पेंडुलम को ऐसा पेंडुलम बनाना है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, तो टी को 2 सेकेंड्स पुट करके आप L सॉल्व करते। तो सेकेंड्स पेंडुलम इज ए पेंडुलम whose time period is 2 seconds, whose time period is 2 seconds. अब इसमें नेक्स्ट
ये एक पॉइंट समझना है कि जो भी पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम हो या फिजिकल पेंडुलम हो, कोई भी पेंडुलम, उसके लिए वैलिड है ये बात कि जो वेट था mg उसका ही टॉर्क है। तो अगर mg वर्टिकल डायरेक्शन में mg के अलावा कोई भी और फोर्स अवेलेबल है तो उसकी वजह से mg चेंजेस टू mg डैश। जैसे आप एक लिफ्ट में अप या डाउन एक्सेलरेट करेंगे तो सूडो फोर्स ma एक्ट होगी इन दी एलिवेटर फ्रेम, और वहाँ पर जो वेट है mg इट विल चेंज टू mg डैश, आइदर इट विल बी m इंटू जी प्लस ए और इट विल बी m इंटू जी माइनस ए, राइट। तो उस सिचुएशन में उस एलिवेटर में ऑसिलेट होते हुए उसका टाइम पीरियड या उसके लिए जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो mg फोर्स नहीं देगी, वो mg डैश देगी। तो उस केस में जब टाइम पीरियड सॉल्व होगा तो फिर यहाँ भी L बाय जी डैश आ जाएगा। यानी इसमें फर्दर एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ कि टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में फॉर द पेंडुलम अगर वर्टिकल डायरेक्शन में mg एक्ट होता है डाउनवर्ड, अगर mg के अलावा कोई और फोर्स उस वर्टिकल लाइन में अवेलेबल है ड्यूरिंग द ऑसिलेशन तो हमें नेट वेट, एपरेंट वेट ढूंढना है। mg में हो सकता है वो जो फोर्स आप एक्स्ट्रा फोर्स बोल रहे हैं वो ऐड हो जाए अगर वो डाउनवर्ड एक्टिंग है तो, और हो सकता है अपवर्ड एक्टिंग हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो जो भी नेट वेट रहेगा, एपरेंट वेट mg डैश, दैट mg डैश विल डिसाइड द टाइम पीरियड। अब वो एक्स्ट्रा फोर्स क्या हो सकती है, उसके बड़े सारे केसेस बन सकते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन तो यही है कि एक एलिवेटर को अप या डाउन एक्सेलेरेट करा लेते हैं, ठीक है, या आप उसको वाटर में इमर्स रखते हुए ऑसिलेट करा लो तो बॉयंट फोर्स आ जाएगी। बॉयंट फोर्स आने से रियल वेट चेंजेस टू एपरेंट वेट, ठीक है। तो यहाँ ये बात इसमें ऐड करनी है कि अगर इन केस ऑफ पेंडुलम if there is some other force present in vertical direction along with mg during oscillations, then the net downward force acting on bob is calculated as mg dash and टाइम पीरियड इज़ 2 पाई। अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करता हूँ तो ये L अपॉन जी डैश होगा। कॉमनली जब चेंज करते हैं चीज़ को तो आपके पास सिंपल पेंडुलम का ही केस देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के ये एक एलिवेटर है और इस एलिवेटर में ये पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है लाइक दिस, और ये अप एक्सेलेरेट होता है विद ए। तो इसमें इस एलिवेटर फ्रेम में m g डैश इज m इंटू जी प्लस ए, यानी कि g डैश इज g प्लस ए, जिससे टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी प्लस ए आएगा। ठीक है, ये सब हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं कि पहले ये एलिवेटर रेस्ट में था तो टाइम पीरियड से t1 था, फिर ये अप एक्सेलेरेट होने लगा विद एक्सेलेरेशन g/4। अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो a को पुट करना g/4, तो t सॉल्व करना, तो वो t1 की टर्म्स में फिर आंसर आ जाएगा। ऐसे एक बात देखें कि अगर कहीं
ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है इस एलिवेटर के पास, तो एपरेंट वेट mg डैश बिकम्स m इंटू जी माइनस ए। देखो सूडो फोर्स की सारी बात लॉज ऑफ मोशन में पड़ी हुई है आपने। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होने से ही m इंटू जी माइनस होता है, दैट इज नोन टू यू। तो ये g डैश हो गया g माइनस ए, जिससे टाइम पीरियड ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी माइनस ए। और इसमें एग्जाम्पल क्या, अच्छा इसी में एक और बात समझ लें। कभी कभी क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर ये एलिवेटर फ्री फॉल करे, का मतलब इसका ए जी हो जाए, ये ए जी हो जाए तो एपरेंट वेट ज़ीरो हो जाएगा। एपरेंट वेट ज़ीरो हो जाएगा मतलब आप जिस भी थीटा पर उसको लेकर जाएंगे तो वेट तो है ही नहीं, और वेट के अलावा और कोई रिस्टोरिंग टॉर्क दे नहीं रहा था, तो उस केस में रिस्टोरिंग टॉर्क ही नहीं रहेगा। यानी उस केस में आपने जिस थीटा पे उसको ले जा करके रिलीज किया है वो उसी थीटा पर ही रहेगा, इट विल नेवर कम बैक। यानी ये ऑसिलेशन का केस ही नहीं बनेगा। किस केस में, जहां आपने एपरेंट वेट ज़ीरो कर दिया। देखो पेंडुलम में मैंने शुरू में समझाया कि दो ही फोर्सेस एक्टिंग हैं, एक कांटेक्ट फोर्स और एक वेट। तो कांटेक्ट फोर्स तो हमेशा एक्सिस से पास करती है, उसका तो टॉर्क है ही नहीं ड्यूरिंग ऑसिलेशन। तो टॉर्क है किसका, वेट का, और वेट आपने ज़ीरो कर दिया, तो वो केस ऑफ ऑसिलेशन ही नहीं रहेगा। यानी एक तरह से हम इसी फॉर्मूले में जी को ज़ीरो पुट कर दें तो टी आता ना इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स कि उसका सिंगल ऑसिलेशन ही कभी कंप्लीट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि ऑसिलेशन ही नहीं होना है, इसलिए नहीं होना है। तो ये ध्यान रखें केस। और सेकंड केस जो बहुत कॉमन है जहाँ वेट चेंज हो जाता है फ्रॉम रियल टू एपरेंट, वो ये है कि हम एक सिंपल पेंडुलम इसको एक लिक्विड में इमर्स रखते हुए इसको ऑसिलेट कराएं लाइक दिस। ठीक है, तो बॉब ऑफ मटेरियल डेंसिटी D और लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो में इसको ऑसिलेट करा रहे हैं। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, तो यहां एम जी डैश विच इज एम जी माइनस बॉइंट फोर्स होता है, तो ये वी डी जी डैश इट इज वी डी जी माइनस वी रो जी। यानी जी डैश जो है ये जी वन माइनस रो बाय डी आ जाएगा, और वो जी डैश यहां पुट होगा। क्वेश्चन कैसा बनाते हैं कि जो लिक्विड था उसकी डेंसिटी इस बॉब की डेंसिटी का 1/10 थी। यानी जो रो गिवन है दैट रो इज इक्वल टू D/10। तो D/10 पुट करके आपने जी डैश सॉल्व करना है और उससे टाइम पीरियड T सॉल्व होगा। ठीक है, और इसी में नेक्स्ट जैसे यहाँ अदर देन वेट वर्टिकल लाइन पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई और फोर्स प्रेजेंट है, तो हमने कहा कि एपरेंट वेट हो जाएगा mg विल चेंज टू mg डैश, और नेट फोर्स जो डाउनवर्ड होगी वो नेट फोर्स जो है वो टाइम पीरियड डिसाइड करेगी। लेकिन जो अदर देन वेट फोर्स है जैसे सूडो फोर्स है, वो अगर वर्टिकल है ही नहीं, तो ये केस हो सकता है ना कि एक ट्रॉली है ये, और इस ट्रॉली को हम हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो यहां से आप समझें कि इस सिचुएशन में ऑसिलेशन तो छोड़ो, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं,
तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉब क्या वर्टिकल है? तो आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं कि नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है। क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स ma और रियल फोर्स mg इस तरह से कोई एंगल थीटा बन करके, देखो जिस समय वैसे सस्पेंडेड का केस है तो क्या है कि यहां से mg और ये t, मतलब बॉब का इक्विलिब्रियम कैसे बनता है? mg is t and t is the contact force, t is tension। तो अभी इस सिचुएशन में इस ma और mg के होने से जो नेट फोर्स है वो m इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और ये होगा इक्वल टू t। यानी इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन ही वर्टिकल नहीं होगी। नंबर 1, आप समझें, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर mg बैलेंस था t से, और t एक्सिस से पास करता है, तो t ने टॉर्क देना नहीं था, तो mg ने टॉर्क देना था जब इसके बाद ऑसिलेशन हुआ। सो व्हेन दिस mg हैज चेंज टू mg डैश, तो mg डैश इज इक्वल टू t। यानी आप समझें इस बात को कि अगर हमारे पास mg के अलावा कोई भी फोर्स है, वो वर्टिकल हो सकती है, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वो हॉरिजॉन्टल से भी डिफरेंट हो सकती है। आपने अगर mg के अलावा उस बॉब पर कोई भी और फोर्स एक्टिंग है, तो वो फोर्स ज़रूरी थोड़ी वर्टिकल ही हो, वो किसी और डायरेक्शन में हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में उस बॉब की इक्विलिब्रियम पोजीशन ही वर्टिकल नहीं रहेगी। ऐसी सिचुएशन में mg और वो जो भी f है, उनका जो रिजल्टेंट बनेगा, वो रिजल्टेंट इक्वल टू t वर्टिकल के साथ जिस एंगल पर आएगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो फोर्स t को बैलेंस करेगी, एक तो ऑसिलेशन उसके अबाउट होना है, और ऑसिलेशन में टॉर्क वो फोर्स प्रोवाइड करेगी जो फोर्स इक्विलिब्रियम में t को बैलेंस करती है। वो केस वही है जहां था, इक्विलिब्रियम में t को बैलेंस किया था mg ने। तो जब हमने डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा पर, तो t का तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना, लेकिन उस फोर्स का बन गया। ऐसे ही यहाँ ऑसिलेशन इसके अबाउट होगा, मतलब इस तरह से ये ऑसिलेशन होगा, इसके अबाउट ऑसिलेशन होगा लाइक दिस, और ऑसिलेशन के लिए टॉर्क ये फोर्स देगी। तो m इंटू एक तरह से जो भी ये है वो एक्सेलरेशन है, वो g डैश है। यानी अभी हम इसको mg डैश बोलेंगे, यानी g डैश जो है वो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। दोनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं कि पहले ये ट्रॉली रेस्ट में थी, तो ऑसिलेशन का केस जो भी था, ट्रॉली को एक्सेलरेशन दे देंगे हॉरिजॉन्टल, तो ऑसिलेशन कैसा होगा? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ही बदल जाएगी, और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन का वर्टिकल से क्या एंगल है, वो सब लॉज ऑफ मोशन में किया आपने कि वो ma mg का नेट है, तो दैट थीटा इज tan इनवर्स a अपॉन g। वर्टिकल से इस a के अपोजिट डायरेक्शन में इतने थीटा से इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट जो टॉर्क देने के लिए फोर्स है वो ये है, जिससे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली तो वर्टिकल ही बात करते हैं, और आगे बात करें तो हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, लेकिन आप समझें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल ही होना है। जैसे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में ही एक केस हम ऐसा भी करते हैं कि अगर एक
अगर एक इस तरह से थीटा एंगल का कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इस प्लेन पर कोई ट्रॉली डाउन द प्लेन लाइक दिस, अगर डाउन द प्लेन अगर एक्सेलरेट हो रही है और ये प्लेन स्मूथ है, तो एक्सेलरेशन जो ट्रॉली का है डाउन द प्लेन वो हमें गिवन नहीं है, वो हमें अपने आप सोच लेना है कि इस इंक्लाइंड सरफेस पर जब ये स्मूथ होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट रिलीज करने पर डाउन द प्लेन एक्सेलरेट होता है विद एक्सेलरेशन g sin थीटा। यानी इस सिचुएशन में जो भी पेंडुलम यहां सस्पेंडेड होगा उस पर सूडो फोर्स इस ए के अपोजिट आनी है, और वो सूडो फोर्स ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, और वेट ऑफ द बॉब वर्टिकल है। तो लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस हुई बात कि जब सूडो फोर्स अप द प्लेन आएगी, कितनी आएगी, ma, और ए क्या है, g sin थीटा। तो उस बॉब के वेट का, रियल फोर्स का, mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा है और एक mg cos थीटा है। तो mg sin थीटा रियल विल बी कैंसिल्ड बाय mg sin थीटा सूडो, सो नेट फोर्स ऑन द बॉब विल रिमेन mg cos थीटा ओनली, और mg cos थीटा जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, पेंडुलम बॉब इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके अलोंग रहेगा और इसके अबाउट ही ऑसिलेट होगा, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो फोर्स जो टेंशन को बैलेंस कर रही है वो mg cos थीटा है, वो mg cos थीटा है। तो यहां पर जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g डैश, एंड दिस g डैश इज g cos थीटा। थीटा यहां ये एंगल है, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो क्या है, नॉर्मल टू दी प्लेन, नॉर्मल टू दी प्लेन। तो ऐसे जो कॉमन केसेस हैं वो हमने डिस्कस किए, और केस कोई भी हो सकता है। आप बेसिक बात समझ लें कि mg के अलावा जो भी कोई फोर्स होगी, अभी हम 12th सिलेबस में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस पढ़ने लगते हैं कि ये जो बॉब है ये चार्ज्ड है, और कोई इलेक्ट्रिक फोर्स भी यहाँ डिस्कस हो जाता है। तो इसलिए वो पता नहीं है कि फोर्स कौन सी होगी, वो कोई सूडो फोर्स होगी, वो कोई बॉइंट फोर्स होगी, वो कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी, वो कुछ भी केस बना सकते हैं। लेकिन mg के अलावा कोई भी और फोर्स हुआ तो आपने mg और f का रिजल्टेंट देखना है। उस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वही लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम बनेगी, क्योंकि mg और उस f का नेट t से बैलेंस होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइन हो जाने के बाद t को जो भी नेट फोर्स बने बैलेंस करने के लिए, उस नेट फोर्स का नाम है mg डैश, और वहां से सॉल्व हो जाएगा g डैश, और फिर टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L बाय g डैश। ठीक है, नेक्स्ट एक और इसमें बात समझनी है। देखो, हमारी अर्थ जो है जिसकी ग्रेविटी हम g लेते रहते हैं, वो अर्थ एक्चुअली स्फीयर है, और ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ है। जैसे ये अर्थ है, अब यहाँ एक पेंडुलम इमेजिन करते हैं हम इक्विलिब्रियम में, तो ये यहाँ से सस्पेंडेड है, तो mg फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ इस तरह से है। हम ऑसिलेशन में ये मानते हैं कि जब ये थीटा एंगल डिस्प्लेस हो जाएगा तो mg फोर्स जो यहाँ थी इस पोजीशन में भी वो उस mg उस डायरेक्शन के पैरेलली एक्ट होगी। हम वर्टिकल बात करते हैं ना, वर्टिकल डाउनवर्ड, तो ये भी वर्टिकल डाउनवर्ड, इन जनरल हम यही करते हैं। लेकिन ये हमारी अप्रॉक्सीमेशन है, ये हम मान रहे हैं कि mg की डायरेक्शन नहीं बदल रही है, क्योंकि हम जिन डिस्टेंसेस से डील कर रहे होते हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ। लेकिन वैसे अगर ये हम निगलेक्ट ना करें
तो इस थीटा डिस्प्लेस हो जाने के बाद इस पॉइंट पर mg फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगी, तो उसकी कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क की बात ही बदल जाएगी। यानी आपको क्या याद रखना है, हमें कुछ डेरिवेशन नहीं करना है, वो ये कि टाइम पीरियड t इक्वल टू 2/√L/g जो हमने डिराइव किया है, दिस फॉर्मूला दिस इज वैलिड ओनली व्हेन L is very very less compared to radius of Earth। यानी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ L है वो इक्वल टू R/2 है, इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। अगर ये लेंथ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, तो ये फिनोमिना होने लगेगा जिसमें यहाँ से यहाँ जब शिफ्ट होगे तो mg फोर्स अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल नहीं रहेगी, वो ऐसे हो जाएगी। तो ये जो एक कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क थी कि mg फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d sin थीटा, वही नहीं रहेगा। अरे समझ में? तो जस्ट ऐसे केस में व्हेन L इज़ नॉट वेरी स्मॉल, तो क्या टाइम पीरियड होता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो हो जाएगी ना उस केस में भी। ग्रेविटी है, वेट है, तो टॉर्क तो है ही है ना रिस्टोरिंग, तो ऑसिलेशन तो होगा। जब लेंथ लार्ज होगी तो ऐसा थोड़ी ऑसिलेशन नहीं होगा। लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड फिर ये वैलिड नहीं होता है, वो हमें डिराइव करना पड़ता है। और वो डिराइव्ड रिजल्ट आप याद कर लीजिए, दैट व्हेन लेंथ इज नॉट वेरी स्मॉल compared to R, then expression of time period t, ये 2 पाई ये होता है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है कि दिस लेंथ इज इक्वल टू R/2, तो आपने टाइम पीरियड में ये फॉर्मूला यूज़ करना है और यहाँ L को पुट करना है R/2। R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है R। और यहीं से आप समझें, कभी ऐसा भी क्वेश्चन बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड इफ लेंथ इज़ वेरी लार्ज, बताया नहीं कितना, वेरी लार्ज। वेरी लार्ज मीन्स व्हाट? लेट अस टेक इनफाइनाइट, 1/L। इफ L इज़ वेरी वेरी लार्ज देन 1/L इज़ 0, और यहाँ 1/L 0 करेंगे तो when L is very large implies 1/L is negligible, ठीक है, negligible। तो आपके पास टाइम पीरियड 2 पाई, ये 1/L हटा दीजिए आप, 1/L प्लस 1/R इज 1/RE, तो वहाँ से 2 पाई √RE/G आएगा। इन स्टेट क्वेश्चन बनाते हैं कि लेंथ को बढ़ाते जाएं तो टाइम पीरियड बढ़ता है, तो लेंथ को बढ़ा करके हम मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या ले सकते हैं? तो आंसर है ये ले सकते हैं। आपने लेंथ को इनफाइनाइट पुट कर दिया, इससे ज़्यादा टाइम पीरियड आपको नहीं मिलेगा लेंथ को बढ़ाने से, ठीक है।